हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ पे PT 365 जो हमारी विजन IAS की है अपडेटेड मटेरियल है फेब से लेके अप्रैल तक का, उसका पार्ट 6 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब इस लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्स्ट्राडिशन। हम सब समझेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी पे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अनअकैडमी पे न्यू बैचेस 2021, 22, 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 22 सितंबर से स्टार्ट हुए। हर वेंसडे स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप 2022 बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कैसे प्रॉपर शेड्यूलिंग करी गई है, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में 22 बैच की इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। और 2023 बैच के लिए भी आप देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग अभी से करी गई है। इसमें एक एक चीज़ प्रोवाइड करी गई है जो आपको एक ऑफलाइन भी कोचिंग नहीं दी जाएगी और बहुत ही सस्ते में। देखिए, बाइलिंगुअल या हिंदी, सबके एडुकेटर्स कौन सा सब्जेक्ट कैसे लेंगे, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है सिर्फ IAS का कोड यूज करना और यहाँ पे इसका फायदा उठाना। देखिए, रेज हैंड ऑप्शन भी दे रहे हैं। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट पार्ट है वो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएट, अरे आपको क्या चाहिए पर्सनली, आप जो भी पूछना चाहते हैं आपको सेशंस दिए जाएंगे, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अनअकैडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लोन फॉर UPSC। यकीन मानिए, मेरे थ्रू काफी बच्चों ने लिया है एंड सिर्फ IAS कोड का यूज करके उन्हें 10% डिस्काउंट तो मिला ही, पर 0% इंटरेस्ट है। तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना, वही पैसे आप आराम से 1 साल में लौटाइए। और 20 बुक्स जो क्रिएट करी गई हैं बेस्ट UPSC एक्सपर्ट के द्वारा, कॉस्ट तो 10,000 है, बट ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेंगी अगर 1 साल से ऊपर का लेते हैं तो। डिस्काउंट अमेजिंग चल रहे हैं, सिर्फ IAS का कोड यूज करें और खुद को एनरोल अभी कराएं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी। बैक टू द टॉपिक आते हैं और बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन की जो हम कर रहे थे। फिलहाल एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है द सरेंडर ऑफ एन एलिज्ड क्रिमिनल यूजुअली अंडर द प्रोविजन ऑफ अ ट्रीटी और स्टैट्यूट बाय वन अथॉरिटी टू अनदर हैविंग जुरिसडिक्शन टू ट्राई द चार्ज। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि मान लो कि जैसे नीरव मोदी भाई साहब अपने ये भाग गए थे यहाँ से ना उड़ के, तो यहाँ पे इन पे इल्जाम लगा था। तो सरेंडर, ऐसे इल्जाम वाले बंदे का सरेंडर जिसने क्रिमिनल करा हो, क्रिमिनल एक तरह से इनको कहेंगे। हाँ, यूजुअली अंडर द प्रोविजन, ये ट्रीटी के तहत जो है सरेंडर होता है, या फिर एक लॉ के हिसाब से होता है बाय वन अथॉरिटी, जैसे स्टेट वगैरह दूसरी को देती है, हैविंग जुरिसडिक्शन टू ट्राई द चार्ज, जिसके पास जुरिसडिक्शन होता है इसको चार्ज करने का, ठीक है ना, मतलब ट्रायल करने का। तो फिलहाल रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम के जो कोर्ट है अपना, उसने कह दिया ठीक है नीरव मोदी के लिए टू बी एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया। आओ राजा, वापस आओ राजा। तो अब हम थोड़ा सा न्यूज के बारे में और बात जान लेते हैं। तो हुआ क्या कि जो भाई ये फ्यूजिटिव ज्वेलर थे, बहुत बढ़िया ज्वेलर नीरव मोदी, है ना, कमेंट में बताइएगा जरा कौन सी ज्वेलरी की दुकान थी इनकी। नीरव मोदी इज वांटेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI को ये चाहिए थे। और साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी ये चाहिए थे, इन रुपीज 13,500 करोड़ बैंक लोन केस फ्रॉड। भाई साहब, किस फ्रॉड केस में अंतर है, 13,500 करोड़ बैंक से लेके भागे हैं और यहाँ हमारे जानने वालों को 2 लाख का लोन नहीं मिल रहा है कि नहीं, इतना पैसा लेके भाग गए। और इंडिया UK एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन करा गया था 1992 में। ठीक है, इसी के तहत इनको कहा जा रहा है कि हम तुमको भेजेंगे बेटा। ऐसे कैसे हमारे यहाँ आ गए हो, क्योंकि ज्यादातर लोग UK लंदन में भागते हैं ना, वहाँ की सरकार कहती है ना कोई बात नहीं। लेकिन अब ये तो वापस आ रहे हैं, इनकी तो दशा ही खराब है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्राडिशन के बारे में और। तो आइए फिर समझाती हूँ क्या है एक्स्ट्राडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक्स्ट्राडिशन ये है डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर of those whom it is desired to deal with for crimes of which they have been accused or convicted and are justifiable in the court of other state। ठीक है, अब यही वाला जैसे समझ लीजिए कि नीरव मोदी भाग के वहां गए और भाई
उनकी सरकार ने कहा वापस जाओ बेटा, तुम वहां से आए हो, वहीं तुम्हारा काम चलेगा। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो होती है किसी भी अक्यूज्ड के लिए, ये शुरुआत इसकी मतलब इसका इसे इनिशिएट किया जा सकता है इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। ठीक है, जैसे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन भी तो चल रहा है, अंडर ट्रायल कोई बंदा चल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तो ऐसे बंदे के लिए ये एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो रेज करी जा सकती है। और जो अपना एक्स्ट्राडिशन एक्ट है ये है 1962 का, इसे 1993 में मॉडिफाइड भी किया गया था। ये प्रोवाइड करता है कि इंडिया का जो लेजिस्लेटिव बेसिस है वो एक्स्ट्राडिशन के लिए है। तो हमने समझ लिया। अब एक्स्ट्राडिशन जान लिया, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज क्या है ये बताइए। तो जो 1962 वाला एक्ट है ना, ये कहता है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी होती है या अग्रीमेंट होता है या अरेंजमेंट होता है जिसे इंडिया दूसरी फॉरेन स्टेट के साथ करती है रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। और इसमें कोई भी ट्रीटी, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी अरेंजमेंट जो कि एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड होता है ऐसे क्रिमिनल्स के, ये करा जाता है बिफोर 15 अगस्त 1947 के पहले। फिर समझिएगा, एंड इंक्लूड्स एनी ट्रीटी, मतलब कोई भी ट्रीटी, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी अरेंजमेंट जो भी एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड हो फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स के, और कुछ भी अगर 15 अगस्त 1940 से 47 से पहले भी हुआ हो तो भी ये इसके अंदर आएगा, विच एक्सटेंड टू एंड इज बाइंडिंग ऑन इंडिया। ये समझिएगा, ठीक है, इंडिया के ऊपर ये बाइंडिंग है। आई होप मेरी बात आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छे से आई होगी कि मैम ये बताइए कि आप जो ये फ्यूजिटिव क्रिमिनल कह रही हैं, ये फ्यूजिटिव क्रिमिनल क्या है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो पुलिस से भाग रहा हो, है ना, रन कर रहा हो, उसे कहते हैं। भाग के गए थे ना कि वहां पे। अब देखो, ज्यादातर जो है वो चीजें आपको यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स में देखने को मिलेंगी। पहला कि ये एक्स्ट्राडिशन अप्लाई होता है ओनली विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस क्लियरली स्टिपुलेटेड एज सच इन द ट्रीटी। जो गुनाह ट्रीटी में लिखे हैं, ठीक है, प्रॉपर, सिर्फ उन्हीं पे ही एक्स्ट्राडिशन लागू होगा। दूसरा, कोई ऐसा ऑफेंस हो जो कि नेशनल लॉज के अंदर आता हो एक्स्ट्राडिशन के, रिक्वेस्टिंग कंट्री एज वेल एज ऑफ द रिक्वेस्टेड कंट्री। ठीक है, जो रिक्वेस्ट कर रही है कंट्री और जिससे करा गया किस कंट्री के, उन दोनों ही कंट्री के किसी नेशनल लॉ में ऐसा कोई जुर्म हो, ऐसा कोई ऑफेंस हो, तो भी वो एक्स्ट्राडिशन के अंदर आएगा। तीसरे नंबर पे रिक्वेस्टेड कंट्री, जैसे हमारे केस में क्या इंडिया ने कहा कि भैया आप भेज दीजिए, तो रिक्वेस्टेड कंट्री मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द ऑफेंडर अक्यूज्ड। तो मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे रिक्वेस्टेड कंट्री जो है उसको यहाँ पे ये कि केस प्राइमा फेसी होना चाहिए। मतलब प्राइमा फेसी का मतलब होता है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव फॉल्स लेटर। अभी फिलहाल हमको लग रहा है सारी बातें सही हैं, ठीक है। तो इस जो अगेंस्ट द ऑफेंडर, अब जैसे हम इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो हम एकदम इल्जाम लगा रहे हैं कि सही लग रहा है, हमको दिख रहा है कि वो भागे इस तरह से। उसके साथ एक्स्ट्राडिटेड पर्सन जो है मस्ट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट द ऑफेंस, must be proceeded against only against the offense, rule of specialty है ये, for which he extradition was requested। इसी offense के लिए इनको भेजा जा रहा है खाली, और he must be accorded a fair trial। ठीक, तो 5 चीजें हमने समझ ली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के अंदर आते हैं। ये नहीं बुला के मार डालो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद नोडल अथॉरिटी फॉर एक्स्ट्राडिशन, भाई कौन है नोडल अथॉरिटी एक्स्ट्राडिशन के लिए? तो कॉन्सुलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये है नोडल अथॉरिटी एक्स्ट्राडिशन के लिए। बात आती है हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट एंड विच कंट्रीज कैन इंडिया मेक एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट टू। ठीक, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है और किन किन कंट्रीज से इंडिया रिक्वेस्ट कर सकती है एक्स्ट्राडिशन के लिए? तो देखो, कैन ओनली बी मेड बाय MEA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, सिर्फ यही जो है वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर सकती हैं। एक्स्ट्राडिशन अवेलेबल नहीं है एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, है ना। ऐसा से कोई पब्लिक का मेंबर कहे कि भाई एक्स्ट्राडिशन कर लो, एक्स्ट्राडिशन कर लो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही भी कर सकती है। इंडिया एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किसी भी देश से कर सकता है। 1962 वाला जो हमने बताया ना, ये एक ऐसा प्रोसेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक्स्ट्राडिशन का विद नॉन ट्रीटी फॉरेन स्टेट ऑल्सो, जिन फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारी ट्रीटी नहीं भी हुई है उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्राडिशन की।
और मान लीजिए बहुत अर्जेंट मामला है, अर्जेंसी का केस है, तो इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोविजनल असेट ऑफ द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव में बता चुके हैं क्या हुआ है, कौन किसे कहते हैं, पेंडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। अब इंडियन नेशनल जो इंडिया में आते हैं, है ना, ये ऑफेंस करने के बाद इन दी वेस्ट एशिया या गल्फ कंट्रीज में, ये एक्स्ट्राडिटेड नहीं होते टू दोज कंट्रीज एंड आर प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉ के हिसाब से जो है इनको प्रोसिक्यूट किया जाता है जो वहां से आते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल जो इंडिया आए आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस इन वेस्ट एशिया। मान लो ऐसा हुआ कि कोई इंडिया का नेशनल है, इंडिया का बंदा है, वो वेस्ट एशिया या गल्फ कंट्रीज में कोई ऑफेंस करके इंडिया आ गया, तो इंडिया उसको वापस नहीं भेजता है, बल्कि यहीं पे जो भी केस कूस चलेगा यहीं पे चलेगा। एक्स्ट्राडिशन जो इंडियन नेशनल के हैं, कुछ कंट्रीज को लेके बार्ड करे गए हैं, रोक लगाई गई है, मतलब बाय द बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूएई, बुल्गारिया, कुवैत, पोलैंड, रशिया, टर्की, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। साथ में इंडिया जो है वो एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकता नेशनल्स को टू फॉलोइंग कंट्रीज, जैसे कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, बेलारूस, हांगकांग, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नेपाल एंड ट्यूनीशिया। आई होप आई एम क्लियर। लास्ट में जो बात करेंगे वो है बार्स टू एक्स्ट्राडिशन। अब नो ट्रीटी, नो ट्रीटी मतलब इन एब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी स्टेट्स आर नॉट ओब्लाइज्ड टू एक्स्ट्राडिट एलियंस या नेशनल। अगर कोई ट्रीटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट की भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो एलियंस मतलब बाहर के जो लोग हैं या अपने यहाँ के लोग हैं उन दोनों को एक्स्ट्राडिट करें। दूसरे नंबर पे नो ट्रीटी क्राइम मतलब कि भाई एक्स्ट्राडिशन जनरली लिमिटेड है क्राइम्स, उन क्राइम्स के लिए जो कि ट्रीटी में लिखे हैं, है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जैसा कि ट्रीटी में लिखा उस हिसाब से। तीसरे नंबर पे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस मतलब एक्स्ट्राडिशन जो है ये मना किया जा सकता है, डिनाई किया जा सकता है फॉर प्योरली मिलिट्री या पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए। टेररिस्ट ऑफेंसेस और वायलेंट क्राइम्स ये एक्सक्लूड हैं इस पॉलिटिकल ऑफेंसेस की डेफिनेशन से। पॉलिटिकल ऑफेंसेस में टेररिस्ट ऑफेंस नहीं आता या वायलेंट क्राइम भी नहीं आते। उसके बाद वांट टू डुअल क्रिमिनलिटी मतलब डुअल क्रिमिनलिटी ये तब होती है जब कोई करा गया काम के अंदर ऑफेंस इतना हो टू अ क्रिमिनल ऑफेंस, इतना काम किया हो, इतना ऑफेंस हो, इतना क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और जिसे इंडिया में भी मानते हैं और फॉरेन कंट्री में मानते हैं, तो डुअल क्रिमिनलिटी कहलाएगी। और लास्ट में आया प्रोसीजनल कंसिडरेशन मतलब एक्स्ट्राडिशन को मना भी किया जा सकता है व्हेन ड्यू प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय द 1962 एक्ट इज नॉट फॉलोड। जब 1962 के इस एक्ट के हिसाब से अगर प्रोसीजर नहीं फॉलो करा गया है तो एक्स्ट्राडिशन को मना भी किया जा सकता है। आई होप मैंने एक्स्ट्राडिशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट के बारे में। फिलहाल न्यूज में क्यों है जानते हैं। देखिए अभी जो ऑन गोइंग यूरोपियन यूनियन बीच में आया है ना, मीडिएटेड इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रही है ना यूएसए और ईरान के बीच में, तो ये उम्मीदें जग गई हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील पॉसिबल हो सकती है यूएसए के साथ में। री एंट्री हैज रीच्ड टू अ न्यू हाई। फिर समझिए, विद द ऑन गोइंग यूरोपियन यूनियन मीडिएटेड इनडायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान, द होप्स ऑन द रिवाइवल ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील विद पॉसिबल यूएसए री एंट्री हैज रीच्ड अ न्यू हाई। आप जानते हैं यूएसए को तो हटा दिया गया था, अब समझते हैं पूरा पहले, तब आगे सब समझ लेंगे, मतलब यूएसए खुद हट गया था। खैर समझिए आगे हुआ क्या कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्लान की शुरुआत 1950s में शुरू कर दी थी और इसमें यूएसए ने उसकी मदद भी करी थी अंडर एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव। अब हुआ क्या कि ईरान ने यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करा 1968 में एज अ पार्ट ऑफ द 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज एंड इसे रेटिफाइड करा 1970 में। बट हुआ क्या, 2005 की बात है जब आईएईए ने ये देखा कि ईरान जो है वो नॉन कंप्लायंस है टू द ये जो वाली ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से, इनके सेफगार्ड एग्रीमेंट के हिसाब से चीजें नहीं कर रहा है, और इससे क्या है कि भाई न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन लगा दिए गए ईरान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस बात थी, इफ यू रिमेंबर, आपने पढ़ा हो तो।
बहुत ही सालों तक नेगोशिएशन चलती है। उसके बाद 2015 की बात है, 2015 मतलब 2015 की बात है, जब ईरान ने यहाँ पे अग्री करा टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद एक्सेस टू इंस्पेक्शन इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शन रिलीव। इनका चलो आओ हमारा भाई हम न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा अपना रोकते हैं, और चलो ठीक है इंस्पेक्शन वगैरह हो जाएगा इसके लिए, लेकिन हमें जो सैंक्शन से थोड़ी सी रिलीफ दीजिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए न्यूक्लियर जो अग्रीमेंट है, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसे हम लोग जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ये एक अकॉर्ड है जिसे साइन करा गया था ईरान और P5+1 नेशंस के बीच में। अब P5+ नेशन वन कौन है भाई? यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस और जर्मनी। ये 2015 में साइन करा गया था। अब देखिए हाई रिप्रेजेंटेटिव जो यूरोपियन यूनियन के हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पार्ट थे इसके, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसने इसे एंडोर्स करा था थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है, 2231। फिर जो ऑब्जेक्टिव था इस डील का वो ये था कि ईरान इतना जो न्यूक्लियर वेपन अपना बढ़ा रहा है उसकी इस एबिलिटी को कम कर दिया जाए और इकोनॉमिक सैंक्शन को रिवर्स कर दिया जाए बाय थ्रू वेरियस स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स के थ्रू भाई क्या करा जाए कि यहाँ पे कट ऑफ करें ईरान की एबिलिटी टू पर्स अ न्यूक्लियर वेपन एंड रिवर्स इकोनॉमिक सैंक्शन बाय थ्रू वेरियस स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगी आपको। ये जो मैंने अभी आपको ये समझाया ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके बारे में ऐसे समझिएगा, आपको समझाती हूँ कुछ चीज़ें। वाइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ रहा कि 2016 की बात है जब ईरान ने शुरू करा कंप्लायंस इस JCPOA के साथ। फिर 2017 में क्या हुआ कि यूएस ने एक नया नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर। सैंक्शंस जो एक नई कैटेगरी के अंदर थे वो थे कि काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके। और यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट करे कुछ हाइलाइट्स आर्म्स एम्बार्गो वायलेशन को लेके ईरान के द्वारा। ईरान ने बड़ा झेला है। 2018 की बात सुनिए कि यूके, फ्रांस, जर्मनी ने एस्टैब्लिश करा एक इंस्टेक्स। इंस्टेक्स क्या है कि इंस्टेक्स या इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ये ट्रेड मैकेनिज्म है जिसे बनाया गया था ताकि यूरोपियन एंटिटीज जो है वो ट्रेड कर सके ईरान के साथ में। अब क्या हुआ इसी ही ईयर में कि यूएस ने एंड कर दिया जो भी सेकेंडरी सैंक्शन एग्जेम्पशन था कंट्रीज के लिए कि आप ईरान वगैरह जो है वो यहाँ पे एग्जेम्पशन जो लगाए थे भैया वो भी यहाँ पे रोक दिए। ईरान से आप ऑयल नहीं मंगा सकते हैं। एंड सेकेंडरी सैंक्शन एग्जेम्पशन जो दिए हुए थे वो रोक दिए। आपको याद है इंडिया के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया टू 4.5%। तो ये 2018 में हुआ। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में यूएस ने अनाउंस करा कि हम जो है वो JCPOA से बाहर आ जाएंगे, है ना, बाहर आ रहे हैं। और सैंक्शन जो है वो फिर से लगा दिए ईरान के ऊपर। अब जो है एक दूसरे कुछ नए सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे इसके साथ। अब 2020 में टारगेटेड किलिंग ऑफ ईरानियन मेजर बाय यूएस, आप जानते हैं बड़ा बवाल हुआ था, है ना, ये जो ईरान के मेजर को मार दिया था यूएस के द्वारा। और ईरानियन कैबिनेट ने कहा कि अब हम यहाँ पे भैया JCPOA के हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर बाइडेन के बाद फिर से थोड़ा ये है कि चलो रिलीफ देने के चक्कर में है। तो इतना समझ गए? हाँ, इतना समझिए। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस ये क्या होता है। जब U235 एटम्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, इसमें से रिमूव करके U238, इसका मतलब अब ये न्यूक्लियर फ्यूल या बॉम्ब की तरह यूज करा जा सकता है, ये समझिएगा। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ 0.7% ही मतलब जो 235 है वो होता है। उसके बाद जब लो एनरिच फ्यूल होता है जिसे कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं उसके अंदर 5% ये होता है। अब जो हाई एनरिच होता है जैसे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर में यूज करते हैं उसमें ये 20% होता है ना, U235।
और वही वेपन वाला जो होता है ना, वेपन ग्रेड, तो इसमें ये 90% होता है। तो आप समझ लो क्या है। और ईरान अभी इसमें लिमिट लगाई गई है 3.67% की, लेकिन ये बहुत सारी थी कि भाई 20% तक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत था। 20% हो गया तो फिर समझ लो क्या होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कहता है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी के बारे में। फिलहाल न्यूज में क्यों है, आइए जानते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे एक्सटेंड करा न्यू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को, है ना, न्यू स्टार्ट को, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को विद रशिया फॉर 5 ईयर्स। भैया रशिया के साथ भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है इसे अगले 5 सालों के लिए। आइए थोड़ा इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में हम और आप समझते हैं। देखिए ट्रीटी एक लास्ट बची हुई आर्म्स रिडक्शन पैक्ट है जो कि यूएस और रशिया के बीच में है ना। तो भैया हुआ क्या है कि इसे चल तो पहले से रही था पैक्ट ये, लेकिन ये अभी मेन खबर सुन लीजिएगा कि ये जो है ये ट्रीटी एक्सटेंड करी गई है, मतलब अगले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है और बढ़ा दी गई है, मतलब पहले से चल रही थी। सॉरी फॉर माय वर्ड्स कि अगर मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया हो कि अभी नहीं साइन करी गई है, ये एक्सटेंड करी गई है 5 सालों के लिए और यूएस और रशिया के बीच में। तो ये बची कुछ आखिरी आर्म्स जो है रिडक्शन पैक्ट है यूएस और रशिया के बीच में। ट्रीटी जो है विच फर्स्ट वेंट इनटू इफेक्ट, ये पहली बार जो है 2011 में इफेक्ट में आई थी। इसमें ये था कि यूएस और रशिया को इसने लिमिट कर दिया था टू डिप्लॉइंग नो मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड ईच। ठीक है, मतलब 1550 इनके और 1550 इसकी, इससे ज्यादा वॉरहेड ये नहीं जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी लैंड और सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स पे, बॉम्बर्स पे कि टू डिलीवर देम। ठीक है ना, इतनी ही कर पाओगे आप, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी क्योंकि भैया यही दोनों हैं इतने पावरफुल, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं ना। अब ट्रीटी के अंदर पूरा डिटेल प्रोसीजर है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा सेंट्रल लिमिट्स का ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, है ना, जो मैंने आपको बताया, एंड सारी जो ट्रीटी की ऑब्लिगेशन है सब कुछ इसके अंदर है। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी मालूम है कैसे आई है? ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी देखिए रिप्लेस करी गई है बाय 1991 वाली जो स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट 1 ट्रीटी थी ना उससे, है ना। ये एक्सपायर हो गई थी 1991 वाली जो है वो 2009 में, और इसने भी 2002 में सुपरसीड करी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, मतलब सॉर्ट आई थी, और इसको टर्मिनेट कर दिया गया था जब ये न्यू स्टार्ट फोर्स में आई थी, तो सॉर्ट को खत्म कर दिया गया था। कुछ ट्रीटीज आपको बता दूं जो यूएस और रशिया के बीच में थी। तो एक तो रही थी हमारी सॉल्ट 1, फुल फॉर्म था स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, ये खत्म हो गई है ना, ये 1972 से 77 तक चली थी। फिर आई बाद में स्टार्ट 1 जो मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये भी एक्सपायर हो गई 1994 से 2009 तक। और फिर आई सॉर्ट को हम लोग मॉस्को ट्रीटी भी कहते थे, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ये इसी की जगह पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी रिप्लेस करा है इसने, और 2003 से 2011 तक वो वाली पुरानी वाली चली थी। ठीक है, तो ये कुछ कहानी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या है समझते हैं। न्यूज में फिलहाल क्यों रहा, देखिए वजह ये कि इंडिया के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे जो कैग हैं, इनको अपॉइंट करा गया एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के तौर पे। ठीक है, इनको एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे जो है वो अपॉइंट करा गया है, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स उसका। आइए न्यूज के बारे में थोड़ी और बात जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, ये प्रोहिबिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को OPCW कहते हैं। तो COS जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज हैं जो OPCW की, इन्होंने सेलेक्ट करा हमारे कैग को एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, ये 3 सालों के लिए रहेंगे स्टार्टिंग इन 2021। पास्ट में भी इंडिया के कैग को यहाँ पे पोजीशन दी गई थी एक्सटर्नल ऑडिटर की इसके अंदर, ये 1997 से 2003 तक चली थी। ठीक है, इतना समझे। अब आप कहेंगे क्या मैम इंडिया का रिलेशन पहले बताइए कि आखिरकार OPCW के साथ क्या है। देखिए इंडिया सिग्नेटरी है
केमिकल वेपन कन्वेंशन का और मेंबर भी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ OPCW का। अब जो प्रोविजंस हैं कन्वेंशन के उस हिसाब से इंडिया ने यहाँ पे कन्वेंशन वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 को यहाँ पे इनैक्ट किया था। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 को इनैक्ट किया था। इस एक्ट के तहत नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इसको एस्टैब्लिश करा गया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन, ताकि जो है ये जो कन्वेंशन की प्रोविजन है उसे इम्प्लीमेंट कर सके। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा OPCW के बारे में बताइए। देखिए, इसको एस्टैब्लिश करा गया था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के द्वारा 1997 में। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। और ये एक ऑथराइज्ड है ना, कि आप ये इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकता है ना, टू वेरीफाई अ सिग्नेटरी स्टेट आर कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन, कि भैया कन्वेंशन के साथ सिग्नेटरी जिन्होंने साइन किया वो स्टेट्स कंप्लाई कर रही हैं, जिसमें यह है कि भाई हम पूरा यहाँ पे ग्रांट करेंगे इंस्पेक्टर्स फुल एक्सेस टू केमिकल वेपन साइट। जो केमिकल वेपन की साइट है वहां पे हम पूरा एक्सेस देंगे इंस्पेक्टर्स को। ये यहाँ पे टेस्टिंग भी परफॉर्म करता है साइट्स पे, विक्टिम्स जो होते हैं सस्पेक्टेड केमिकल वेपन्स अटैक के, वहाँ पे पूरा कुछ टेस्टिंग करता है। साथ में ये OPCW का इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम भी है, जिसे 2018 में स्टैब्लिश करा गया था। और ये टीम पूरी तरह से आइडेंटिफाई करती है ना, ये क्या आखिरकार यूज केमिकल वेपन्स का था जो हुआ था ना सीरियन अरब रिपब्लिक में। रिसेंटली क्या हुआ कि IIT ने रिलीज करा सेकेंड रिपोर्ट, जो कंक्लूड करती है कि जो यूनिट्स थे सीरियन अरब एयर फोर्स के द्वारा यूज करे गए केमिकल वेपन्स के सारा किप सीरिया में, वो 2018 की बात है ये थे। इनका पूरा कुछ कंक्लूड करके बताया इसके बारे में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट में। OPCW ये कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि इसकी वर्किंग जो है वो UN के साथ जरूर होती है। और 2001 तक जो रिलेशनशिप एग्रीमेंट था OPCW और यूनाइटेड नेशन के बीच में वो था, बट OPCW रिपोर्ट्स ऑन इट्स इंस्पेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज टू द UN, रिपोर्ट करता है ये अपनी जो इंस्पेक्शंस हैं और दूसरी एक्टिविटीज हैं UN को, अपने एक थ्रू द ऑफिस ऑफ UN सेक्रेटरी काउंसिल, UN जो सेक्रेटरी काउंसिल का ऑफिस है उसके थ्रू ये रिपोर्ट करता है OPCW अब इंस्पेक्शन वगैरह वो UN को। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा कि OPCW के अंदर क्या क्या है, कौन कौन है। तो देखो, OPCW के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर करीब 41 OPCW मेंबर स्टेट्स हैं, जिनको इलेक्ट करा जाता है बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज, एंड ये हर एक 2 साल के हिसाब से 2 साल में रोटेट होती रहती हैं। दूसरे नंबर पर टेक्निकल सेक्रेटेरिएट की बात करूं तो इट इज चार्ज विद वेरीफाइंग स्टेट्स कंप्लायंस विद द कन्वेंशन। ठीक है, बस यही चीज है कि भैया ये है कि भाई स्टेट्स को देखते रहो कि ये कन्वेंशन के हिसाब से चल रही है कि नहीं। और तीसरे नंबर पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज, तो ये हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे OPCW जो है वो फुलफिल करता है कन्वेंशन मैंडेट कि भाई आप एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स को सब खत्म कर देंगे। फास्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है ताकि यहाँ पे कन्वेंशन को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके और शांति के तरीके से केमिस्ट्री का यूज किया जा सके। साथ में असिस्टेंस भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है स्टेट्स पार्टीज को अगेंस्ट द केमिकल थ्रेट्स, और मॉनिटर भी करता है केमिकल इंडस्ट्री को ताकि वो नए वेपन्स को फिर से मतलब न्यू वेपन्स को री इमर्ज होने से ना मतलब जो है रोक सकें। अब आप कहेंगे कि मैम वो सब आपने बढ़िया बताया, क्या हमारे जो कैग हैं वो ऑडिट करते हैं कोई किसी दूसरी ग्लोबल बॉडी को? तो जी हाँ, आइए समझते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है करेंटली एक्सटर्नल ऑडिटर और भी जगह के हैं, जैसे कि पहले हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं 2020 से 2023 तक के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं 2020 से 2025 तक के लिए, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के भी हैं 2020 से 2022 तक के लिए। क्या ये इज द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये चेयर भी करते हैं यूनाइटेड नेशन जो पैनल है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उसको। और क्या ये मेंबर जो हैं वो गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के भी हैं। ये देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है ये सब सुन के।
अब आप बोलेंगे कि मैम पूरी कहानी आपने सुना दी, या आपने बीच में एक जगह पे केमिकल वेपन कन्वेंशन का नाम लिया था, वो क्या है? तो देखिए, जो कन्वेंशन ये है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रोक लगाता है डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन पे। आप स्टॉक में नहीं रख सकते, यूज नहीं कर सकते केमिकल वेपन्स का, उनके केमिकल वेपन्स का डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो ये 1993 की बात है, इसे हम लोग CWC भी कहते हैं, और इसे अडॉप्ट करा गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के अंदर 1992 में। ट्रीटी फोर्स में आई 1997 में। एम ये था कि हम हर तरह के वेपन्स को जो बहुत बड़े लेवल पे मास डिस्ट्रक्शन करते हैं उसे यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। उनका डेवलपमेंट रोक के, प्रोडक्शन रोक के, एक्विजिशन रोक के, स्टॉक पाइलिंग रोक के, रिटेंशन रोक के, उनका ट्रांसफर जो यूज है केमिकल वेपन्स का स्टेट पार्टीज के द्वारा, उसको रोक के। अब यूनिक फीचर इस कन्वेंशन का इसके इनकॉर्पोरेशन में है। इनकॉर्पोरेशन है इसका चैलेंज इंस्पेक्शन, जहां पे कोई भी स्टेट पार्टी अगर उसे शक होता है दूसरी स्टेट पार्टी को लेके कि भैया ये कंप्लायंस के हिसाब से साथ में नहीं चल रही है, तो ये सरप्राइजिंगली इंस्पेक्शन करवा सकती है। और चैलेंज इंस्पेक्शन के अंदर जो प्रोसीजर्स के अंदर स्टेट पार्टीज ये है कि भैया ये पूरी तरह से कभी भी एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन हो सकता है और सामने वाली स्टेट मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ गए? अब इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हैं केमिकल डिसआर्मामेंट को लेके? तो पहला तो है स्ट्रेटासबर्ग एग्रीमेंट, ये 1675 का है। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो केमिकल वेपन्स का यूज लिमिटेड करवाता है। इसको साइन करा गया था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसमें पॉइजन बुलेट का यूज जो है वो प्रोहिबिट कराया गया, रोक लगाई गई। दूसरा है ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड कस्टम्स ऑफ वॉर 1874 का, इसको भी साइन किया गया था ताकि एम्प्लॉयमेंट जो पॉइजन या पॉइजन वेपन्स का है उस पर रोक लगाई जा सके। दूसरे नंबर पे कि ऐसा आर्म्स, ऐसे प्रोजेक्टाइल्स या मटेरियल्स का यूज पे रोक लगाई जा सके जिससे फालतू से नुकसान होता है, अननेसेसरी सफरिंग होती है। एग्रीमेंट खैर कभी ये फोर्स में ही नहीं आया। कौन सा? ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड द कस्टम्स ऑफ वॉर। फिर बहुत ही फेमस है एक अपना हेग कन्वेंशन। ये अगर हम इसकी बात करें 1899 के, तो एग्जिस्टेंस में आया हेग पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। इसमें यह था कि पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इन्होंने एग्री करा था सबने कि भाई हम ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो सोल ऑब्जेक्ट है ना, जिससे भाई इतना डिफ्यूजन हो सकता है आपका एसफाइलेटिंग या डिलीटिशियस गैसेस का, एसिड गैसेस जो निकल सकती हैं, तो इन केसेस एस पे रोक लगाई गई थी। अब उसके बाद आता है प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ एसफाइलेटिंग पॉइजनस या फिर ऐसी कोई दूसरी गैस और बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, ये है 1925 का, जिसे हम लोग जेनेवा प्रोटोकॉल बहुत फेमस तरीके से बोलते हैं। साइन तो करा गया था इसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा हालत हो गए थे, है ना, केमिकल वॉरफेयर की वजह से। इससे फिर से ना हो इसलिए जो है साइन किया गया था। हालांकि ये जो प्रोटोकॉल था ये कोई रोक नहीं लगाता था, आप डेवलप कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब रख सकते हो केमिकल वेपन्स को। ये सिर्फ बैन करता था केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का वॉर के अंदर। तो एक तरह से किसी काम का होता नहीं, लेकिन चलो ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे समझे टॉपिक्स। अगला जो हम समझेंगे वो अदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स इन न्यूज से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू यूज माय कोड सिर्फ IS और कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम @sirfisales फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द अनअकैडमी कोर्सेज। थैंक यू सो मच।